कल हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया तक देख लिया था। आज आगे देखते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक पदार्थ अविलय पदार्थ हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अविलय मतलब जो पदार्थ पानी में घुलता नहीं हो, वैसे पदार्थ को अविलय कहते हैं। जो विलय नहीं होता हो, जो घुलता नहीं हो, उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। देखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक पदार्थ अघुलनशील हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को का जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जहाँ पे बेरियम सल्फेट एक अविलय पदार्थ का निर्माण करेगा जो घुलनशील नहीं होगा, अघुलनशील होगा, जो पानी में घुलेगा नहीं। अब आगे हम देखते हैं उपचयन, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा अपचयन, जिसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ह्रास मतलब कमी होता है। उपचयन अभिक्रिया क्या बोल रहा है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब कि जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो, प्रोडक्ट में, उसके उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। इसमें देखें, कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों का रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉपर ऑक्साइड। इसमें इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ रहा है। सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम यहाँ अकेले था, जब हम उसका रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? सोडियम ऑक्साइड। इसमें सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब कि इस रिएक्शन से हमें उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। अब देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया इसके जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यह बोल रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? NH3 का निर्माण कर रहा है। इसमें हमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा गेन हो रहा है। आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन भी साथ में होता है और अपचयन भी एक ही साथ होता है। वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन एक साथ हो या साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर प्लस H2O, जल। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड ये हमें दे रहा है, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें अपचयन हुआ। और दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग सिंगल है। इसमें हाइड्रोजन में ये जो ऑक्सीजन था ये जाके इसमें आ गया, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, मतलब कि इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि जिंक में यहाँ जिंक के साथ यहाँ ऑक्सीजन था,
पर रिएक्शन के बाद हमें सिर्फ जिंक प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इससे ऑक्सीजन हट गया, इससे ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो या कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपचयन के अंतर्गत आ गया। और इसमें यहाँ पे ये कार्बन सिंगल था, अभिक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CO, कार्बन ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमें ऑक्सीजन की वृद्धि प्राप्त हुई तो इसे हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। बिना बुझा हुआ चूने का जल के साथ अभिक्रिया, मतलब कि हमें क्या करना है कि बिना बुझा हुआ चूना लेना है, उसमें हमें ऊपर से जल डालना है। तो जब हम बिना बुझा हुआ चूना में जल ऊपर से डालते हैं तो क्या होता है कि खौलने लगता है, वह खौलने लगता है और कुछ देर बाद खौलते 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 एक रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया के दौरान वह गुजरते हुए वह बुझा हुआ चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो वही बताया जा रहा है, बिना बुझा हुआ चूने में जल मिलाने पर हिसिंग की आवाज़ के साथ साथ एक अभिक्रिया होती है जिससे बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिलाएंगे तो कैल्शियम का हॉल प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा। ऊष्मा जो ये है यह बाहर निकल जाएगी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम चूने में जल को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम OH का हॉल प्लस ऊष्मा जो है वह बाहर निकल जाती है। अब आगे हम देखते हैं, इस अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ का उपयोग घर की दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। चूने का उपयोग क्या किया जाता है, चूने का उपयोग होता है, बुझे हुए चूने का उपयोग होता है घर की दीवारें को सफ़ेदी करने टाइम, मतलब कि जिसमें हम घर को पेंट करते हैं उस समय इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी अभिकारक कितने हैं, एक और एक, दो अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का। ये जो प्लस में रहता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब कि ये ऊष्मा है, ये हीट है, ये बाहर जनरेट होगा, निकल जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका, इस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, भारी मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्योंकि इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया को जब हम बिना बुझे हुए चूने में जल को मिलाते हैं तो उस जल खौलता हुआ नजर आता है, मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, बुझा हुआ चूने से सफ़ेदी करने पर दीवार पर चमक 2-3 दिन बाद क्यों आते हैं। यह आप लोगों ने देखा होगा, घर में भी देखा होगा, जब पेंट किया जाता है, दीवार को सफ़ेदी करवाया जाता है तो 2-3 दिन के लिए पहले छोड़ दिया जाता है। दीवार को पेंट चूने से सफ़ेदी करने के बाद 2-3 दिन छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उस पर पेंट किया जाता है। तो वही हम देखते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है। दीवार पर सफ़ेदी किया गया बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, मतलब कि बोल रहा है कि जो बुझा हुआ चूना है वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। इसी कारण दीवार पर चमक आती है, मतलब कि यह बोल रहा है कि दीवार पर सफ़ेदी किया गया बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवार पर चमक आती है। आगे हम देखते हैं, बुझा हुआ चूने में
CO2 गैस प्रवाहित करने से क्या होगा। अब हमें क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या होगा, मतलब कि बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तब क्या होगा। तो देखते हैं, बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, जिससे चूने का रंग दुधिया हो जाता है, और इसका रिएक्शन ये है। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक प्लेलिस्ट में हम अपलोड कर देंगे।